Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Learning Mania. So students, today we are going to do class 9's book Beehives poem 3. The name of the poem is Rain on the Roof, composed by Skin. पोएट्री पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि what are the important elements are there in a poetry. When you read a poetry, what are the things need to be understood? First is theme, जो डिफाइन करता है किसी भी पोइट्री का लिटरल वर्क का मेन आइडिया। फिर आती है उसकी राइम स्कीम। राइम आपको पता होगी, जो साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, उनकी रेपिटेशन जो एंड ऑफ द लाइंस आते हैं। फिर है मूड, कि पोइट का क्या मूड था जिस समय उसने वो पोइट्री लिखी और वो क्या रीडर के लिए क्रिएट करना चाहता है। देन फिगरेटिव लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज दैट्स इंटेंडेड टू क्रिएट एन इमेज, एन एसोसिएशन और अदर इफेक्ट्स इन द माइंड ऑफ लिसनर और द रीडर। जब भी कभी आप उसकी पोइट्री को पढ़े, उसके लिटरेरी वर्क को पढ़े, तो आप बियॉन्ड दैट मीनिंग उसको समझने की कोशिश करें उस बात। ये है कोर्स्किन, जिनका जन्म 24 नवंबर 1826 में हुआ था और 1904 में उनकी डेथ हुई। वो लॉयर थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक जर्नलिस्ट थे, यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते थे। यहाँ शुरू होती है पोम Rain on the Roof. When the sky is covered with dark clouds and starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? तो होता है हम लोगों के साथ अक्सर। यहाँ पर पोइट पूछ रहा है, बताना चाह रहा है कि जब भी कभी जब बहुत डार्क क्लाउड्स हो जाते हैं, बारिश होनी शुरू होती है, तो क्या कभी आपने अपने छत के ऊपर, छत पर गिरते हुए बारिश की बूंदों के पैटर को सुना है? क्या मेमोरीज हमें रिकॉल होती है, क्या थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं? चलिए वो जानते हैं इस पोएम को पढ़ने के बाद, जिसमें पोएट ड्रीम कर रहा है जब वो रेन की पैटर सुन रहा है। ये इट इज द होल पोएट्री 3 स्टैंजास में डिवाइडेड है। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Up, these are the new words or the unfamiliar words for you, like humid. आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, something which is full of moisture. यहाँ शैडो का रेफर किया गया है, the moisture laden clouds which cast a shadow on the earth. पता है ना, बहुत सारे गहरे बादल हो जाते हैं तो किस तरीके से शैडो क्रिएट करते हैं। Hover means घूमना, मंडराना। Melancholy, sad, bliss, खुशी, हैप्पीनेस। पैटर, रेन ड्रॉप्स की साउंड जो होती है। कॉटेज चैम्बर, यहाँ पर एक बेडरूम की बात हो। तो यहाँ पोइट कहना चाह रहा है कि जब आसमान जो है बादलों से भर जाता है, जो कि पानी से भरे हुए हैं, और वो स्काई में हवा कर रहे, इधर उधर घूम रहे हैं, the sad darkness of night is wiped off. तो इससे क्या होता है कि जो रात के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, जो दुख छाया हुआ है, वो सब धुल जाता है। किससे? वो रेन ड्रॉप से, जो कि ऐसा लगता है कि आसमान से आंसुओं के रूप में गिर रही है। और यहाँ पोएट कंपेयर कर रहा है रेन ड्रॉप्स को टीयर्स से, क्योंकि वो जब कहता है द डार्क स्काई विच सीम्स टू बी वेरी सैड, ये जो काला आसमान है, हम कालेपन को उदासी से, ठीक है, मेलैंकोली मूड से रिलेट करते हैं। तो कहते हैं जैसे भी आसमान काला है, उदासी छाई हुई थी, और ऐसा लग रहा है कि अब उसने रोना शुरू किया। जब उदास होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम दुखी होके रोते हैं। तो जब वो क्राई आउट कर रहा है, तो वो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो उसके आंसुओं के रूप में नीचे आ रहे। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि इस तरीके से जब वो बेड पर लेटकर अपने रूम में अपने पिलो पर आराम से लेटा हुआ है और वो सुन रहा है इन रेन ड्रॉप्स की आवाज को, जो पैटर कर रही है उसकी छत पर, इसकी रूफ पर, ये एक तरीके से उसके लिए ब्लेसिंग भी है। उसको बहुत आनंद भी आ रहा है, क्योंकि सुकून दे रही है वो पैटर की आवाज उसको। आप देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन फर्स्ट स्टैंजा। पहला है विजुअल इमेजरी। इमेजरी मीन्स when poet writes such words or things which create a visual in front of our eyes. तो यहाँ पर when the humid shadows hover, ये एक तरीके से हमारे सामने एक पिक्चर क्रिएट हो गई है कि किस तरीके से पानी से भरे बादल इकट्ठे हो गए हैं और वो मंडरा रहे हैं आसमान। नेक्स्ट है एलिटरेशन, मीन्स
the same sound of consecutive words. Human hover at K है, star spares as, press pillow P, lie listening. Next is metonymy. Metonymy क्या है कि ये एक फिगर स्पीच है जिसमें the name of an object or concept is replaced with a word closely related to it or suggested by the original. मतलब हम ऐसा कोई शब्द कहते हैं जो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन उस चीज को सजेस्ट हमें मतलब समझ में आ जाता है कि अच्छा इस बारे में बात की जा रही होगी। जैसे क्राउन, जब हम कहते हैं क्राउनिंग हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है किंग की क्राउनिंग होगी। जब हम कहते हैं व्हाइट हाउस मीन्स इट डजंट मीन कि व्हाइट हाउस कुछ और है। हम तो नॉर्मली समझ जाते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ स्टार स्फेयर्स में वो यूज किया गया है जो सिग्निफाई कर रहा है प्लैनेट्स। आगे है ऑनोमेटोपोइया, जो कि आपको पता ही होगा साउंड वर्ड्स होते हैं। पैटर्न यहाँ एक साउंड वर्ड है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बीइंग। तो यहाँ डार्कनेस हैज बीन पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज इट इज सैड। जब डार्कनेस के बारे में बोला गया कि मेलंकनी डार्कनेस, तो यहाँ पर उसको पर्सोनिफाई किया गया। नेक्स्ट इज ट्रांसफर एपिथेट, मींस जब आप एक एडजेक्टिव उस नाउन के साथ यूज ना करके जो कि उसको जिसको वो क्वालिफाई करता है कहीं और यूज किया जाता है, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ मेलंकली डार्कनेस में डार्कनेस इज नॉट मेलंकली बट इट रेफर्स टू द सैड पीपल। जो लोग दुखी हैं उन लोगों के लिए यहाँ मेलंकली वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि डार्कनेस अगेन इट्स नॉट लिविंग थिंग जिसके लिए हम मेलंकली वर्ड यूज कर सकते हैं। अब आपके सामने है कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो कि इस पोएट्री से बनते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, तो आप इन्हें नोट डाउन करते हैं यहाँ से। Now the next is stanza 2. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy beings, and 1,000 recollections weave their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon roof. अब यहाँ पर पोएट ने बात की है आगे की कहानी, वो क्या बताना चाहते हैं, क्या चीज वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ कुछ अनफेमिलियर वर्ड्स देख लेते हैं, लाइक टिंकल। टिंकल मीन्स शॉर्ट, छोटा, लाइट रिंगिंग साउंड्स। शिंगल्स होती हैं जो छत के ऊपर कड़ियां सी पड़ी होती है, टाइल्स लगी होती है, वो इको जब रिपीटेड होती है साउंड गूंजना। वूफ यहाँ वेफ्ट है, दैट इज अ थ्रेड वोवन अक्रॉस द लूम। जो लूम होता है उसके चारों तरफ जो धागा होता है दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट है पैटर। पैटर मीन्स यहाँ बारिश की बूंदों की आवाज की बात की गई है कि किस तरीके से वो बारिश की बूंदें आवाज देती हैं, ये उसका साउंड वर्ड। नेक्स्ट है बिजी बीइंग रेफर टू ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान जो कि हमेशा बिजी रहते हैं। तो यहाँ पोएट इसके थ्रू अपने आप को मेंशन कर रहा है, रेफर कर रहा है। अब इसकी मीनिंग देखते हैं स्टैंजा का। पोएट यहाँ कहता है कि जब कभी भी वो रेन फॉलिंग को सुनता है इस तरीके से लेट कर अपने रूफ टॉप पे, जब उसकी आवाज आ रही है, तो ये जो साउंड बार बार रिपीट होती है उसके हार्ट में कुछ ड्रीम्स को क्रिएट करती है, बहुत सारी इमेजिनेशन में उसको सपनों में दूर ले जाती है कहीं फैंसीफुल, जहां पर सिर्फ क्योंकि अब जो आपकी एज इट इज फुल ऑफ फैंसी, फुल ऑफ इमेजिनेशन, तो ऐसे उसको भी बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, फैंसीज, तो कुछ अलग ही दुनिया में वो चला जाता है इस रेन की पैटर को सुन के। और साथ ही साथ वो कहता है कि जो साउंड है बारिश की बूंदों की गिरने की जो आवाज है छत के ऊपर, ये अलग अलग तरीके के सपने उसको दिखाती है। किस तरीके के सपने दिखाती है? वो बहुत सारी मेमोरीज रिकलेक्ट करता है अपने पास्ट की, कि कुछ चीजें ऐसी, हर एक चीज के साथ जब हम जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं एज में अपनी, तो हमारी हर एक चीज के साथ कुछ ना कुछ मेमोरीज क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पोएट बता रहा है कि जो बारिश के साथ उसकी मेमोरीज क्रिएट हो गई थी वो उसके दिमाग में सपनों के तौर पर आ रही है। तो इसलिए वो कहता है कि जब भी कभी वो इस पैटर को सुनता है अपने छत के ऊपर से, उसके दिल में, उसके दिमाग में नए सपने आते हैं, वो अलग मेमोरीज से भर जाता है जो कि उसके पास्ट से रिलेट करते हैं, उसको याद दिलाते हैं उसके बीते हुए समय की। और वो वूवन कर देते हैं, जैसे एक लूम में उस धागे के थ्रू वूवन किया जाता है, तो सारी मेमोरीज जो है एक दूसरे में वूवन हो जाती है, जुड़ जाती हैं, और अनगिनत मेमोरीज हो जाती है जब भी कभी वो उन टाइल्स के ऊपर गिरते हुए बूंदों को सुनता है। इसलिए उसे वो सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि वो पास्ट को रिकॉल कर पाता है, जितनी भी अच्छी मेमोरीज है उसकी वो उनको याद कर लेता है।
इसके लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं. फर्स्ट इज अलिट्रेशन, बिजी बीइंग, रेन प्रूफ. नेक्स्ट इज हाइपरबोले. हाइपरबोले मीन्स जब किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, जैसे एट 1,000 ड्रीमी फैंसीज, हजारों हजारों रिकलेक्शंस, हजारों ड्रीमी फैंसीज. ऐसा नहीं है, हजारों तो नहीं आ पाती है एक बार में, तो ये बड़ा चढ़ाकर इस बात को कहा गया. नेक्स्ट इज अगेन पर्सोनिफिकेशन. नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग कहा गया है. द ड्रीम्स एंड रिकलेक्शंस आर पर्सोनिफाइड एज देयर. देयर वर्ड है, ये वहां पर सपनों के लिए, उन रिकलेक्शन के लिए यूज किया है. रिकलेक्शन इज पर्सोनिफाइड व्हेन ही से दैट दे वीव ड्रीम. रिकलेक्शन मतलब जब वो कलेक्ट होती हैं तो वो वीविंग करना शुरू कर देती है सपनों के साथ. तो रिकलेक्शन कैन नॉट वीव, यहाँ पर उसको नॉन लिविंग से लिविंग थिंग दिखाया गया. नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. Adjective dreamy fancies. It does not mean that the fancies are dreamy, but refer to the people who have dreams. Fancies नहीं dreamy हो सकती. ये हम लोग सपने कौन देखते हैं? हम humans. हम वो लोग जो सपने देखते हैं उनके लिए ये dreamy word यूज किया गया है, ना कि fancies के लिए. Next is again onomatopoeia, tinkle, patter. ये sound है. ये कुछ दोबारा कुछ comprehension के questions है. You people can discuss within your class, within your friends. Now this is the third stanza. Now in memory comes my mother, as she used in years ago, to regard the daring, darling dreamers. She left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Again, some unfamiliar words. यहाँ word use किया गया before के लिए. Dawn जब day break होता है. List यहाँ ओल्ड अगेन लिसन के लिए, ये ओल्ड वर्ड्स हैं, आर्किक वर्ड्स हैं ये. रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स जब हम एक सॉन्ग का, किसी पोएम के जो फ्रेजेस वर्ड्स होते हैं उनको बार बार रिपीट करते हैं, दैट इज रिफ्रेन. तो यहाँ रेन के लिए ये वर्ड यूज किया गया है. अब देखते हैं इसका मीनिंग. यहाँ पोएट इंट्रोड्यूस करता है अपनी माँ को इस थर्ड स्टैंजा में. वो नॉस्टैल्जिक हो रहा है, उसको अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज रिकॉल कर रहा है वो, और वो कहता है कि अब उसे अपनी माँ की याद आ रही. जो बारिश है वो उसको अपनी माँ की याद दिला रही है, जो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रही है. वो याद करता है कि किस तरह चाइल्डहुड में उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और वो उसको अपना डार्लिंग समझती थी. बच्चे, सभी बच्चे अपनी माँ के लिए डियर एंड डार्लिंग होते हैं. और वो उसको सुबह देर तक, जब तक सुबह नहीं होती थी अच्छे से, तब तक सोते रहने देती थी. और वो चाहती थी कि पोएट जो है अच्छे मीठे सपनों में खो जाए. और यहाँ पोएट आज भी अपनी मदर को फील कर सकता है, जैसे कि वो आज भी उसी की तरफ देख रही हैं. जब कभी भी वो रेन ड्रॉप्स की फॉलिंग सुनता है अपने छत के ऊपर से, उसे लगता है कि उसकी माँ आज भी उसके पास है, उसको वहां देख रही है. और जो साउंड मेक की जा रही है रेन थ्रू दैट पैटर, उसके थ्रू वो अपने पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट कर रहा है. ये बारिश की आवाज पहले भी वही थी, आज भी वही है, लेकिन अब क्या चेंज हुआ? अब उसकी माँ उसके साथ नहीं है. जब भी कभी वो उस म्यूजिक को सुनता है, वो अभी भी अपनी माँ की उस लविंग लुक को एक्सपीरियंस कर सकता है. और इसीलिए पोएट जो है उस साउंड ऑफ रेन के साथ मूव्ड बाय, मतलब उसमें बहरा, इमोशनल हो गया है, जो कि उसके शिंगल्स के ऊपर सुनाई दे. और इनफैक्ट ये जो रेनी नाइट है, उसको उन सारी रातों को, जो उसकी चाइल्डहुड की रातें थी, जब उसकी मदर जिंदा थी, उसको प्यार करती थी और उसके सिबलिंग्स को प्यार करते थे, वो सारी चीजें उस चाइल्डहुड की उसको रिकॉल करवानी, याद दिलानी. जब कभी भी वो सुनता है, वो सब पास्ट में पहुंच जाता है और अपनी माँ को याद करता है. अब लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं इसके. अलिट्रेशन, मेमोरी, माय मदर, एम रिपीटेड, डार्लिंग ड्रीमर्स, डी रिपीटेड, onomatopoeia, patter. Again, some oral comprehension questions you can discuss with your friends. Now look at the setting of the poem. ये पोएट जो है लेटा हुआ है बड़े आराम से अपने बेड में, और पिलो के ऊपर उसने रिलैक्स होकर वो लेटा हुआ है, सर रखा हुआ है, और आराम से लिसनिंग कर रहा है. वो लिसन कर रहा है पैटर को, सॉफ्ट फॉलिंग रेन की जो आवाज आ रही है शिंगल्स के ऊपर से, उसको. मूड, जो रेन ब्रिंग्स अ पास्ट मेमोरीज ऑफ पोएट्स चाइल्डहुड, उसके पास्ट की सारी मेमोरीज को रिकॉल करवा रही हैं, उसके मदर की, उसके सिबलिंग्स की, और जिस जो कि कभी कभी हमें परेशान भी कर देती हैं. जब हम उन चीजों को याद करते हैं, स्पेशली जब मदर को याद करें और वो हमारे चारों तरफ ना हो, हमारे साथ ना हो, तो इट्स क्वाइट हार्ट ब्रेक. तो यहाँ सैड भी महसूस कर रहा है.
थीम क्या है पोएम का? द थीम ऑफ द पोएम इज द हीलिंग पावर ऑफ रेन. The musical sound of raindrops falling on rooftops at night has the ability to revive sweet memories and rouse fancies and otherwise busy. हालांकि हम लोग इतने आजकल के टाइम में इतने बिजी हो गए हैं, हमें किसी और तरफ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पावर के पास, रेन के पास वो हीलिंग पावर है, क्योंकि जो उसकी म्यूजिकल साउंड है उसके पैटर की, वो हमें स्वीट मेमोरीज में ले जाती है जो शायद नॉर्मली हमारे दिमाग में ना. रेन सूथ्स एंड कंफर्ट्स एन ओवरवर्क्ड माइंड. सूदिंग, बड़ा प्लेजेंट होता है सुनना रेन को. बाय टेकिंग इट बैक टू लवली पास्ट, उन मेमोरीज में ले जाके जो बहुत प्यारी होती हैं, जिन्हें हम दोबारा से जीना चाहते हैं. सम ऑफ आवर बेस्ट मेमोरीज इन लाइफ आर एसोसिएटेड विद रेन. मैसेज देखते हैं पोएम का. दैट नेचर हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमंस. द फॉलिंग ऑफ रेन अफेक्ट्स द इमोशंस ऑफ द पोएट. He brings to memorize his past, especially his mother and her love. In a way, the rain heals the poet's inner self as it heals the earth. The poet felt bliss while listening to the sound of rain. उसको बहुत अच्छा लग रहा है, वो bliss फील कर रहा है कि उस ये जो मेमोरीज में वो लेके गई है बड़ा सूदिंग है. जिस तरीके वो हर्ट को हील करती है, सब कुछ धो देती है, ठीक है, साफ सुथरा कर देती है, ग्रीन कर देती है, ऐसे ही उसने पोएट के दिल से उस सैडनेस को धो दिया है, थकान को दूर कर दिया. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने समरी आप लोगों के लिए कलेक्ट की है. यू पीपल कैन रीड आउट द समरी एंड दिस इज एन अ काइंड ऑफ असाइनमेंट, ज्ञान जो कि आप पोएट से रिलेटेड कर सकते हो, या आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों का मतलब, इनका आंसर. दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. these are the long questions that certainly can come in your exams. So this is the explanation for today's poem. I hope poem आपको clear हो गई होगी, all the content is clear to you. Still I will request you to subscribe my channel and share my videos as much as you can.